हेलो बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक वीडियो के साथ। ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 6 की है, जिसमें जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे वो टॉपिक है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि भारतीय समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता। ये हमारा आज का टॉपिक है। भारतीय समाज में जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है वो किस प्रकार से व्याप्त है, ठीक है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि जो रूढ़िबद्धता है वो रूढ़िबद्धता एक सामाजिक मानदंड है, ठीक है। ये रूढ़िबद्धता सामाजिक मानदंड है और इसके पीछे समाज की स्वीकृति होती है। समाज इसे स्वीकृत करता है, समाज इसे एक्सेप्ट करता है, तभी ये चीज़ें प्रचलन में चलन में आती है, ठीक है। और ये आती कैसे है? जैसे कि हमने कहा ना कि जब कोई जनरीति अत्यधिक व्यवहार के आने पर या अत्यधिक व्यवहार के कारण, यानी कि समूह के लिए जब ये अति आवश्यक समझी जाती है और तभी वह रूढ़ियों का स्वरूप धारण करती है। यानी कि एक बहुत बड़ा एक समूह है, ठीक है, जो सामान्य जनता एक बहुत बड़ा समूह है जो अपने व्यवहार में उसे लाता है और वो व्यवहार समाज को लगता है कि अति आवश्यक है, तभी वो रूढ़ियों का स्वरूप धारण करती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लैंगिक रूढ़िबद्धता का मतलब क्या है। यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता से का मतलब है कि समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूर्व निर्धारित, ठीक है। यहाँ पर है ये पूर्व निर्धारित, ठीक है। ये जो पूर्व निर्धारित भूमिकाओं हैं, व्यवहारों है और क्षमताओं हैं, उसको तय कर देने से है। यानी कि ये सारी चीज़ें तय है, पहले से तय पूर्व निर्धारित है कि कैसी भूमिका होनी है, कैसे व्यवहार करना है, कैसी क्षमता है, ये सारी चीज़ें पहले से तय है। भारतीय समाज में रूढ़िबद्धता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पितृसत्तात्मक संरचनाओं के कारण गहराई से विद्यमान है और इन्हीं 3 चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें बहुत ही गहराई से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। जिसका प्रभाव, अब जब ये चीज़ें हैं तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? जिसका प्रभाव शिक्षा में है, परिवार में है, कार्यस्थल में है जहाँ आप काम कर रहे हैं, और सामाजिक संस्थाओं में ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने इस अनुभव को किया होगा या आपके अनुभव में ये सारी चीज़ें शामिल हुई होंगी, ठीक है। तो ये है जो है रूढ़िबद्धता। आगे हम अगर बात करें तो दूसरा टॉपिक जो इसी में है, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और विस्तृत समझेंगे। सैद्धांतिक यानी कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से लैंगिक रूढ़िबद्धता को कुछ सिद्धांतों के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है पितृसत्तात्मक का सिद्धांत, ठीक है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत बच्चों, ये पितृसत्तात्मक हमने आपको पहले पढ़ा दिया है और विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है कि हमारा समाज जो है पितृ प्रधान यानी कि पुरुष प्रधान समाज है। और जनरली हम कह सकते हैं कि जो मुखिया है उस रूप में है, यानी पितृसत्तात्मक, यानी पितृसत्ता यानी पितृ प्लस सत्ता, ठीक है, यानी कि पिता का शासन, यानी कि अर्थात जो मुखिया होता है, ठीक है। अब अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में जो है समाज में सत्ता, संसाधन और निर्णय लेने का अधिकार पुरुष के पास केंद्रित रहता है। यानी कि ये जो तीनों चीजें हैं, यानी कि जो सत्ता है, जो संसाधन है और निर्णय लेने का जो अधिकार है, ये पुरुष के पास होता है। जैसे कि हम अक्सर उदाहरण देते हैं ना कि जैसे कि बेटी बड़ी हो गई है और विवाह तय करना है और पिता विवाह के लिए गया है और जो लड़का है यानी कि बेटी के लिए वर है वो पसंद आ गया है और ऑन द स्पॉट जो है उसे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ तारीख सब तय कर देना चाहिए। तो दिन तिथि तारीख सब रख करके और वो वापस घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने विवाह तय कर दिया है और इस दिन तारीख है और आपको विवाह की तैयारी करना है। यानी कि इतना बड़ा निर्णय, 50% अगर पिता का हक है बेटी पर तो 50% माता का भी है, यानी कि 100% दोनों का मिलाकर। लेकिन यहाँ पर 100% जो तय है वो पिता ने कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें समाज में देखने को मिलती है। हाँ, इसका दूसरा पक्ष हम ये भी कहते हैं कि समाज में जो है परिवर्तन तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जिसका नतीजा है कि हम अगर अपनी क्लास की बात करें तो हमें बालक से ज़्यादा बालिकाएं क्लास में दिखती है। ये क्या बताती है? ये परिवर्तन हुआ है, इसे बताती है। यानी विचारों में परिवर्तन हुआ है, समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। फिर भी ये जो पितृसत्ता है ये आज भी देखने को मिलती है, और ये जो निर्णय है, जो बड़े बड़े निर्णय ये आज भी लिए जाते हैं। ठीक है। और इसी के कारण जो महिलाओं की स्थिति है वो महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। यानी कि महिलाओं को अधिकार तो मिला है, महिलाओं को स्थान तो मिला है, पर कौन सा स्थान मिला है? द्वितीयक स्थान मिला है। ठीक है। महिलाएं हमेशा दोयम दर्जे पर, और आज भी दोयम दर्जे पर है। हाँ, इसका बहुत से उदाहरण है कि भाई हमारी जो राष्ट्रपति है वही महिला है। आप ये भी कह सकते हैं ना कि मैम परिवर्तन तो, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि बेटा परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन समाज में आज भी ये चीज़ें दिखाई देती है। और ये परिवर्तन ऐसे ही होता, धीरे धीरे ये परिवर्तन जो है जब तेजी से आगे बढ़ेगा तो ये जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है ये समाप्त हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन की दिशा में ये रास्ता है जिसमें हम चल रहे हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा सिद्धांत है सामाजिकरण का सिद्धांत। ठीक है। सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है? तो लिंग आधारित जो भूमिकाएं हैं वो कौन तय करता है? समाज ही ना तय करता है। अब उसमें है कौन? तो उसमें है कि जैसे जन्म से ही परिवार, विद्यालय, समाज द्वारा सिखाई जाती है। ठीक है, कि पुरुष को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत सारे तो ऐसे कमेंट्स भी मिलते हैं कि बालिकाओं को सारी चीज़ें सिखाना है। क्यों? क्योंकि उसे पराए घर जाना है। तो उस प्रकार की पृष्ठभूमि यानी उस प्रकार की भूमिका तैयार की जाती है। बालक है, उसे परिवार संभालना है, परिवार का भरण पोषण करना है, तो उसे उस प्रकार तैयार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समाज द्वारा सिखाई जाती है। यानी कि बच्चों को क्या है कि लड़के ऐसा करते हैं और लड़कियां वैसा करती है। ठीक है। यानी कि व्यवहार में भी ये सारी चीज़ें दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें व्यवहार में भी दिखाई देती है, जिसका अनुभव कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप सबके द्वारा भी हुआ होगा। ठीक है। तो ये क्या है? ये सब धारणाएं जो है ये धारणाओं में ढाला जाता है। जैसे कि अक्सर एक उदाहरण देते हैं ना, और अभी करंट में ही मुझे ये, खैर एक्सपीरियंस तो बहुत सारे होते रहते हैं, कि एक बच्चा रो रहा था तो माँ ने तुरंत कहा कि क्या लड़कियों की तरह रोते हो? यानी कि वो बालक रो रहा है तो क्या लड़कियों की तरह? तो ये जो क्या लड़कियों की तरह रोते हो, ये क्या बताता है? ये डिफरेंस बताता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भूमिका तैयार हो रही कि नहीं, आप बालक हो, आप लड़के हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जैसा लड़कियां करिए, नहीं लड़कियों की तरह क्यों रोते हो? आगे हम बात करते हैं। इसके पश्चात है तीसरा, नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है। तो जो नारीवादी दृष्टिकोण है, जो नारीवादी चिंतक है, ठीक है, वो लैंगिक रूढ़िबद्धता को महिलाओं के दमन और असमानता का प्रमुख कारण मानते हैं। यानी कि ये प्रमुख कारण है, ये जो लैंगिक रूढ़िबद्धता इसे मानते हैं। इसके कारण महिलाओं का जो है दमन होता है, और जो असमानता है यानी कि बालक और बालिकाओं में जो भेद किया जाता है, बालक और बालिका के बीच जो एक दीवार है, जो दीवार दोनों को अलग करती है। अलग यानी किस रूप में करती है? वैचारिक दृष्टिकोण में करती है। ठीक है। तो ये इसे प्रमुख कारण मानते कि इसी कारण से जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है वो दिखाई देती है। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है भारतीय समाज में लैंगिक रूढ़िबद्धता के प्रमुख रूप। अगर हम देखें तो हमारे भारतीय समाज में ऐसे कौन कौन से रूप है, किस किस रूप में लैंगिक रूढ़िबद्धता दिखाई देती है? तो यहाँ पर सबसे पहला है कि पारिवारिक स्तर पर, यानी कि जो आपका अपना परिवार है वहाँ पर, यानी कि किस रूप में? तो वहाँ पर पुत्र का महत्व अधिक है। हमारा चाहे समाज पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, फिर भी वहाँ पर महत्व जो है पुत्र को दिया जाता है। जैसे अक्सर मैंने कहा ना कि अगर दो बेटा है तो ये माना जाता है कि परिवार पूरा है, लेकिन अगर 4 बेटियां हैं तो ये कहा जाता है कि परिवार पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक बेटा नहीं है। तो क्या कहने का मतलब है बेटे से परिवार पूरा हुआ? ये दृष्टिकोण, ये जो विचारधारा है ये आज भी देखने को मिलती है। हालांकि कहा जाता है कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन फिर भी ये जो वैचारिक मतभेद है, जो ये वैचारिक दृष्टिकोण है, ये आज भी समाज में देखने को मिलता है। और किस रूप में मिलता है? इस रूप में कि पुत्र को वंश का वाहक माना जाता है।
बहुतों के मुख से आपने सुना होगा कि वंश चलाने के लिए ही पुत्र का महत्व अधिक है। अगर बेटी है तो वंश कौन चलाएगा, हमारा जो उत्तराधिकारी है वो कौन होगा। तो ये इस रूप में। दूसरा क्या है कि महिलाओं से त्याग, सहनशीलता और आज्ञाकारिता की अपेक्षा की जाती है। सपोज मानिए कि किसी महिला ने विद्रोह कर दिया, बात अगर लीगल है, सही है, फिर भी समाज तुरंत महिलाओं के प्रति ही कमेंट करता है। अगर हम एक उदाहरण दें, ये समाज का एकदम फैक्ट, सच्चा आईना है और इसका एक्सपीरियंस हर उस महिला ने किया होगा जो इस उदाहरण से रिलेट करती है। अगर बेटी का विवाह हो गया है और बेटी स्वेच्छा से या परिवार के रजामंदी से ही मायके में है और वो 5 से 6 साल अगर मायके में रह जाती है, 5-6 साल तो हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1-2 साल भी अगर हो जाता है ना, तो अड़ोस पड़ोस तुरंत पूछना शुरू करते, क्या ससुराल नहीं जाना है? या फिर आपस में चर्चाएं होती कि जरूर कोई बात है तभी ससुराल छोड़कर मायके बैठी है। मायके से भी ये कमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे समाज का ये आईना है और आज भी ये दृष्टिगोचर, आज भी ये दिखाई देता है और हर उस महिला ने आज भी उसे अनुभव किया है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद एक घरेलू कार्यों को महिलाओं की प्राकृतिक जिम्मेदारी समझना। ये भी आज देखने को मिलता है कि घरेलू कार्यों यानी घरेलू कार्य का संबंध महिला से है, यानी कि महिला को घरेलू कार्य करना है, वो चाहे जिस भी परिस्थिति में है। एक तो उदाहरण हमने ऐसा देखा है कि महिला बीमार है लेकिन उसके बाद भी उसे घर के सारे काम करना है। ऐसे उदाहरण आज है समाज में, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन हुआ है, आज हम इसी पक्ष में हैं कि परिवर्तन हुआ है। प्राचीन काल से अगर हम आज तक की बात करें तो परिवर्तन बहुत हुआ है, लेकिन हम इसे भी नहीं नकार सकते हैं कि ये सारी चीज़ें भी समाज में देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें भी है समाज में। तो यहाँ पर क्या है कि घरेलू कार्य का जो भी जिम्मेदारी वो महिला को समझा जाता है। अगर हम ये बात कहें कि परिवार में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पुरुष भी कार्य करता है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया कि महिला ने पुरुष सारा घर का काम करता है तो पुरुष को तो कोई दिक्कत नहीं है, परिवार को भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसको है? दिक्कत समाज को है। समाज तुरंत कमेंट्स करने लगेगा, या हो सकता है कहीं ना कहीं उसके बाद ये बात उन तक पहुंचाएगा भी कि आप पुरुष हैं, आप क्यों घर का काम करते हो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। नहीं करने का मतलब है कि ये शोभा नहीं देता है। तो ये शोभा नहीं देता, यह क्या बता रहा है? ये बताता है कि नहीं, आपकी पत्नी को ही सारा काम करना चाहिए। ये क्या दर्शाता है? ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि घरेलू कार्यों को महिलाओं की प्राकृतिक जिम्मेदारी समझा जाता है, कि जन्म से ही ये महिलाओं के प्रति कि घरेलू सारे कार्य महिलाओं को करना है, ठीक है। तो ये इस रूप में आज भी व्याप्त है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं, या हम भी इसे नहीं नकार सकते, समाज को कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है। हाँ, परिवर्तन हुआ है, फिर भी ये सारी समस्याएं आज भी देखने को मिलती है। उसके पश्चात है शैक्षिक स्तर पर। अगर हम बात करें शैक्षिक स्तर की, तो लड़कियों को विज्ञान और तकनीकी विषयों के लिए अयोग्य समझा जाता है। अगर ऑप्शन में पुरुष है, अगर नहीं है तो फिर तो सर्वे सर्वा है ही है, लेकिन लड़कियों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जानकारी में कहीं ना कहीं उसे अयोग्य समझा जाता है, ठीक है। 100% हम नहीं कहते हैं, क्योंकि फिर हम कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है और महिलाओं को भी जो है स्थान मिला है इस चीज़ में। लेकिन अगर बात करें तुलना की, तो तुलना में कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान मिला है। दोयम दर्जा पर दूसरा चॉइस रखा जाता है। महिला अपना 100% देती है, अपना बेस्ट देती है, फिर भी उसे स्वीकारा नहीं जाता है, ठीक है। यह हर महिला का ये अनुभव होगा, चाहे वो कहे चाहे ना कहे। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद है लड़कों को कला, गृह, विज्ञान या नृत्य जैसे विषयों से हतोत्साहित करना। देखिए, ये उदाहरण तो आज भी बिल्कुल है। आपने ये हो सकता है रखा हो, पर जहाँ तक बात करें पुरुष की, तो कहीं ना कहीं गृह विज्ञान यानी होम साइंस तो मैंने किसी पुरुष को पढ़ते नहीं देखा है। होंगे
ऐसा नहीं है। अगर 100 में 10% है तो अपवाद स्वरूप है कि हाँ है, लेकिन आज भी उसे एक इज्जत भरे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है कि अरे पुरुष होम साइंस रखेंगे, होम साइंस तो महिलाओं का विषय है, उसे रखना चाहिए। और कला, इन सब, और नृत्य, नृत्य के विषय, तो ये सारी चीज़ें जो है, आप कहेंगे मैम एक्टर, तो अच्छा एक्टर का तो अपनी अलग दुनिया है, ठीक है, उनकी अपनी अलग दुनिया है। लेकिन अगर बात करें नृत्य की, अगर नृत्य को अपना पैशन बनाते हैं तो यहाँ पर जो है उसे हतोत्साहित करता है। लेकिन अगर वो हतोत्साहित हुए बिना आगे बढ़ता है तो ऐसा व्यक्ति ही समाज में कुछ कर गुजरता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है शिक्षक अपेक्षाओं में लैंगिक पक्षपात, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, खास करके विद्यालय में, उच्च स्तर के शिक्षा में नहीं, उच्च लेवल की शिक्षा में, पर विद्यालय में आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था, एक छोटा बच्चा था, कह रहा है कि मैम एक क्वेश्चन पूछूं। हमने कहा हाँ बेटा पूछिए। कह रहा है मैम हम जो गलती करते हैं तो हमको तुरंत सज़ा सर दे देते हैं, लेकिन अगर वही गलती गर्ल्स करती है तो उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती है, ऐसा क्यों? ये 5th क्लास का बच्चा था, उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। तो बात तो सही है, उस 5th क्लास के बच्चे को ये नहीं पता है कि लड़के और लड़की में भेद है, अगर उसकी परवरिश उस रूप में नहीं हुई है तो ये क्वेश्चन क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो शिक्षक की अपेक्षाएं हैं उसमें लैंगिक पक्षपात कहीं ना कहीं दिखाई देता है, और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक सभी धर्म, सभी चीज़ों से ऊपर है। वो समाज का सबसे बड़ा रोल मॉडल है, जो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, जो समाज में लैंगिक जो पक्षपात है, जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है, उसको समाप्त कर सकता है, क्योंकि शिक्षक ही एक सबसे बड़ा रोल मॉडल है जो समाज में कायाकल्प कर सकता है। और जिसका उदाहरण आपने देखा होगा, चाणक्य, जिसका बहुत बड़ा नाम है, कि जिसने पूरे भारत की जो दशा है उसे बदल दिया था, ठीक है। लेकिन हाँ, वो क्षमता वो शिक्षक में होना चाहिए, वो स्किल शिक्षक में होना चाहिए, वो नॉलेज शिक्षक में होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, नॉलेज होने के बाद उसे अमल में लाने की क्षमता भी होनी चाहिए। वो स्किल होना चाहिए कि आप किस प्रकार से चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। उसके पश्चात है आगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर। ये सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर में भी देखने को मिलता है, जैसे कि परंपराओं और रीति रिवाजों द्वारा महिलाएं का आचरण का नियंत्रण, यानी कि हमारी परंपराओं में तो ऐसा है, तो महिलाओं के आचरण पर नियंत्रण किया जाता है कि नहीं, हमारे पुस्त में कभी किसी ने किया नहीं तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज भी देखने को मिलती है। और रीति रिवाज, ठीक है, कि विवाह के पश्चात ऐसा करना चाहिए, ऐसा, तो ये सारे जो रीति रिवाज है इसमें महिलाओं को बांध दिया गया है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन का नतीजा है कि आज ससुराल में जाकर के बेटियां सूट सलवार पहन सकती है, कहीं कहीं जींस भी पहन सकती है। तो ये परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन फिर भी समाज में ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण है, यानी ज़्यादातर ही उदाहरण है कि जिसे परंपराओं रीति रिवाज के द्वारा महिलाओं के आचरण को नियंत्रित कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। उसके बाद विवाह, मातृत्व और घरेलता की महिला को प्राथमिक पहचान बनाना, यानी कि महिला को सबसे जो बड़ा पहचान है, ठीक है, तो वो क्या है, विवाह है, मातृत्व है, और जो घर है उसमें महिलाओं को जो है अपना स्थान यानी पहचान बनाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर घरेलू होना चाहिए, ठीक है, यानी कि घर में महिलाओं को अपनी पहचान बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की अपेक्षाएं की जाती है। इसके पश्चात आर्थिक एवं व्यावसायिक स्तर पर, आर्थिक और व्यावसायिक स्तर की अगर हम बात करें तो समान कार्य के लिए असमान वेतन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो समान कार्य है, समान कार्य का मतलब क्या है, यानी कि पुरुष भी उसी कार्य को कर रहा है, महिला भी उसी कार्य को कर रही है, लेकिन यहाँ पर वेतन में असमानता देखने को मिलेगा, मिलता ही है, और है, ये आज भी है, खास करके प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये सारी चीज़ें आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये समाज में आज भी है। इसके बाद नेतृत्व पदों पर महिलाओं की कम भागीदारी, जो नेतृत्व है, अगर जहाँ पर पुरुष को भी नेतृत्व करने की बात है और महिला को भी नेतृत्व, दोनों को नेतृत्व करना है, तो वहाँ पर जो चुनाव है वो पुरुष का किया जाएगा,
कि पुरुष को नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, मातृत्व को कैरियर में बाधा मानना कहने का मतलब है कि अगर महिला अपने कैरियर पर बहुत ऊंचे स्थान पर जा रही है तो वहाँ पर मातृत्व को बाधक माना जाता। बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं कि जो ये सारे फॉर्म फिलअप करवाती हैं कि इस इतने समय तक आपको जो है मातृत्व का सुख नहीं होना चाहिए, यानी कि वो उसके खिलाफ है, एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं ये बाधक स्वरूप में लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है समाज में देखने को मिलती है। इसके पश्चात तीसरा है शिक्षा पर लैंगिक रूढ़िबद्धता का प्रभाव। शिक्षा पर लैंगिक रूढ़िबद्धता का प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर है तो लैंगिक रूढ़िबद्धता का प्रभाव, ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे हैं तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और आकांक्षाओं पर प्रभाव, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल है और उसकी जो आकांक्षाएं हैं उस पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक पक्षपातपूर्ण चित्रण, यानी कि अगर हम बात करें तो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें लैंगिक पक्षपातपूर्ण चित्रण, यानी कि अगर हम बात करें तो अब तो पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। पहले अगर हम बात करें तो पहले आज से 20 साल 30 साल पहले तो जो पाठ्य पुस्तकें थी उसमें अगर नर्स को एक्सप्लेन करना है तो महिला रहती थी और अगर ड्राइवर को एक्सप्लेन करना है तो पुरुष का चित्र रहता था। तो इस प्रकार से चित्रण होता था, लेकिन आज जो है ये पृष्ठभूमि बदली है और आज जो है पाठ्य पुस्तकों में भी ये सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर कक्षा में सहभागिता और अवसरों में असमानता, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी, लड़कियों में कम आत्म अभिव्यक्ति, लड़कों में भावनात्मक दमन, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं, वो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। लड़कों में भावनात्मक दमन भी दिखाई देता है। तो ये जो भारतीय समाज में जो लैंगिक रूढ़िबद्धता इस रूप में दृष्टिगोचर होता है। अब इसमें जैसा कि हमने कहा ना कि शिक्षक की जो कायाकल्प परिवर्तन कर सकता है वो किस प्रकार से, तो यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका है वो किस प्रकार से शिक्षक की, तो यहाँ पर है कि प्रशिक्षक शिक्षक की भूमिका लैंगिक रूढ़िबद्धता को तोड़ने में केंद्रीय होती है। यानी कि अगर हम बात करें शिक्षक की तो जो यहाँ पर एक है ना प्रशिक्षित शिक्षक, ठीक है, शिक्षक यानी कि प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे ना तो बहुत सारे शिक्षक बन गए हैं प्राइवेट स्कूल में, देखिए तो प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि जिन्हें स्किल का नॉलेज नहीं है और स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे शिक्षक नहीं, ऐसे शिक्षक रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। कैसे शिक्षक, जो प्रशिक्षित शिक्षक है, इनकी भूमिका लैंगिक रूढ़िबद्धता को तोड़ने में केंद्रीय हो सकती है। ठीक है, दूसरा है लैंगिक संवेदनशीलता शिक्षण अपनाना, यानी कि जो लैंगिक संवेदनशीलता, ऐसे शिक्षण को अपनाना चाहिए। इसके बाद एक कक्षा में समान अवसर और सहभागिता सुनिश्चित करना, यानी कि जब बात आए किसी भी चीज़ की तो यहाँ पर लड़कों लड़कियों दोनों को समान अवसर दिया जाए और दोनों की सहभागिता एक साथ सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इसके पश्चात पाठ्य सामग्री में समावेशी उदाहरण का प्रयोग ठीक है, ऐसे उदाहरण है जिसका उपयोग करके हम इन चीज़ों को जो है वो कम कर सकते हैं, चीज़ों को हम जो है वो हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, विद्यार्थियों में समानता सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, यानी कि विद्यार्थियों में कि समानता, यानी समानता है, असमानता विचारों में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ है सम्मान, यानी कि एक दूसरे को सम्मान देना और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। ये सारी चीज़ें जो है शिक्षक के अंदर में, और शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और लैंगिक रूढ़िबद्धता को समाप्त करने में ये जो है शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अब यहाँ पर एक कुछ सुधारात्मक उपाय है, आप क्या उपाय देंगे, तो इसमें है कि पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता आधारित सामग्री, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम यूज़ किया जाए उसमें लैंगिक समानता की बात हो। जैसा कि ये जो पॉइंट्स दिया गया इसमें आज जो है ये समानता जो है वो देखने को मिलती है पाठ्यक्रम में। शिक्षकों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षकों को इस तरह के प्रशिक्षण देना चाहिए कि जिससे शिक्षक जो है जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। विद्यालय स्तर पर समानता आधारित नीतियाँ, यानी कि विद्यालय में जो भी नीतियाँ तैयार की जाए वो समानता पर आधारित हो, समानता पर जिसका बेस हो समानता। ठीक है, समाज और परिवार में जागरूकता कार्यक्रम, समाज और परिवार में इसको लेकर के एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए कि जिसके द्वारा जो है हम लैंगिक जो रूढ़िबद्धता, जो भारतीय समाज में जो लैंगिक रूढ़िबद्धता व्याप्त है, इसे हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो
बच्चों ये जो है हमारा टॉपिक था। और अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई और टॉपिक समझना है तो आप लिखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।